नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि सीटेट के एग्जाम को समझने में महत्वपूर्ण होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? हमारे ऑप्शन है, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी की प्रगति से संबंधित। ऑप्शन बी, विशेष क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। ऑप्शन सी, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। ऑप्शन डी है, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा संवेदनशील जो अवधि होती है, ये क्या होता है, मतलब किसी भी विकास का चरम स्तर, वो हमारा संवेदनशील अवधि होती है। जैसे कि मान लीजिए, जो हमारा पूर्व बाल्यावस्था होता है, वो हमारा भाषा सीखने के लिए संवेदनशील होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पूर्व बाल्यावस्था में होता है, बालक भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ करता है। इसका विकास, भाषा का विकास इस अवस्था में बहुत अधिक होता है। तो इसे ही हम संवेदनशील अवधि कहते हैं। तो इसमें से जो हमारा केवल है, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा केवल आ जाता है, जो कि निगेटिव टैग वर्ड होता है, इसलिए हमारा एक गलत हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी में, ये भी इसमें केवल वर्ड आ रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, विशिष्ट क्षमताओं के विकास का इष्टतम अवधि, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है। जो हमारे विकास के सिद्धांत है, उसमें हमारा एक शीर्षगामी आता है, एक अधोगामी होता है। जो शीर्षगामी को है, आप इसमें इंग्लिश से नाम याद रखेंगे, क्योंकि सीटर के एग्जाम में इसके नाम हिंदी में बदल देता है। जो हमारा शीर्षगामी अर्थात सेफालोकार्डर होता है। मैं आपको इसकी याद करने की ट्रिक बताता हूँ। जो शीर्षगामी है या फिर सेफालोकार्डर, इसमें सा आ रहा है। सा कहाँ से आता है? सिर, उसमें भी सा आ रहा है। तो ऐसे ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। शीर्षगामी में भी सा आ रहा है, सेफेलोकार्डर में सा आ रहा है, तो मतलब सा में सिर, अर्थात जो हमारा विकास सिर से लेकर नीचे की ओर अर्थात पैरों तक होता है, हमारा वो शीर्षगामी या सेफेलोकार्डल होता है। हमारे ऑप्शन है, विकास सिर से पांव तक होता है। ऑप्शन बी, विकास केंद्र से छोरों तक होता है। ऑप्शन सी, विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन डी, विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सेफेलोकार्डल की बात कर रहा है तो हमारा विकास किससे होता है? सिर से लेकर पाँव पाँव तक होता है। एक हमारा होता है अधोगामी, जिसे हम प्रोमोस्टोमोकॉर्डल कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो विकास होता है वो कहाँ से होता है? हमारे केंद्र से बाहर की ओर होता है। मतलब हमारी पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होगी, फिर इसके बाद हमारा हाथ, फिर सबसे लास्ट में हमारी उंगलियां विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं? तो हमारे ऑप्शन है, शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्य बचपन में, मध्य बचपन में, या किशोरावस्था में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरावस्था में। जो किशोरावस्था में जो हमारे विचार होते हैं अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं, इसी अवस्था में। जो किशोरावस्था का जो बालक होता है, वो क्या करता है, अपना एक वीर पूजा करने लगता है, अर्थात उसका कोई अपना एक क्या वो वीर पूजा का मतलब अपना कोई एक आदर्श बना लेता है। किस अवस्था का बालक? किशोरावस्था। किशोरावस्था की एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जो इसमें किशोरावस्था के बच्चे जो होते हैं, जो राय होती है, अपने परिवार की अपेक्षा अपने मित्रों से ज़्यादा लेते हैं, अर्थात अपने परिवार की राय को बिल्कुल भी नहीं मानते। किसकी राय को मानते हैं? अपने मित्रों की राय को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? अर्थात पियाजे ने अपने संज्ञात्मक प्रणाली में स्कीमाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारे स्कीमाओं में हम क्या पुनर्व्यवस्थित करते हैं और जोड़ते हैं, तो इसको हम क्या कहें? तो इसको पियाजे ने क्या कहा है? संगठन कहा है। अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है किसी परिस्थिति में स्वयं को क्या करना, ढालना, अनुकूलन कहलाता है। समायोजन क्या होता है? मतलब हमारे पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना हमारा समायोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, डाट डाट में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित
होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। अर्थात ये पियाजे की जो जो हमारी पियाजे ने जो अवस्थाएं दी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। इसमें क्या है, बच्चे जो हैं समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन वो समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए। कहता है कि वो स्वयं को सामग्री से संबंधित होना चाहिए, लेकिन वो प्रतीकों से संबंधित होते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं को कौन सी अवस्था होती है? तो ऐसी अवस्था होती है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे क्या तो समस्याओं को हल करना शुरू कर देते हैं। और इस अवस्था की खास बात यह है कि इस अवस्था के बच्चे जो होते हैं, इसमें जो हमारा अपलटवादी अर्थात अवसंरक्षण, केंद्रीकरण, इनका विकेंद्रीकरण का इनका गुण आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, समाजवादी निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? जो सामाजिक निर्माणवादी जो सिद्धांतवादी बच्चे को आप किस तरह देखते हैं? हमारे ऑप्शन है, एक कोरी पट्टी, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी, या लघु वयस्क। जो हमारा सामाजिक निर्माणवादी जो सिद्धांत है, इसमें बच्चों को क्या देखते हैं, वो बच्चों को एक ज्ञान ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्रणाली के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? पाठ अर्थात स्कैर फोल्डिंग की बात कर रहा है। तो हमारे ऑप्शन है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, या सकारात्मक पुनर्बलन, या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अर्थात सीखने का हस्तांतरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। जी किसने दिया था? वाइगोस्की ने समीपस्थ विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या होता है, बच्चे को थोड़े समय के लिए कुछ सहायता दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाड़ या स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित करता है अर्थात सपोर्ट करता है? तो किस मनोवैज्ञानिक ने ये बताया था कि जो बच्चे का जो हमारा पहले ज्ञान होता है, जब वो कोई नया ज्ञान सीखता है तो उसको नए ज्ञान को सीखने में सहायता करता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था हमारे लेओ वाइगोस्की ने हमारे ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गोल्डन रूल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिकता विकास से किस चरण की प्रमुख विशेषता है? अर्थात कोहलरबर्ग ने 3 चरण में 6 अवस्थाओं का वर्णन किया था, जिसमें से गोल्डन रूल एक अवस्था में आता है। तो वो किस अवस्था में जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास में, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास में, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास में, या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास में। तो गोल्डन रूल का जो नियम है कोहलरबर्ग के अनुसार ये जाता है किसमें? ऑप्शन नंबर डी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास में। इसमें क्या 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 होता है, बच्चा जो होता है चाहे वो लड़का हो लड़की हो, ये क्या होते हैं, दूसरों से सम्मान में अर्थात प्रशंसा पाने की लालसा में रहते हैं, इसलिए वो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये किसमें? गोल्डन रूल में ये नियम चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हमारे ऑप्शन है, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, ऑप्शन बी व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, ऑप्शन डी कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। तो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 8 प्रकार से डिवाइड किया है, जिसमें से हमारी स्थानिक बौद्धिक, स्थानिक भाषाई, प्रकृतिवादी, अंतर्व्यक्तित्व, म्यूजिकल बुद्धि, ये सभी 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन हावर्ड गार्डनर ने किया है। तो इसके अनुसार हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, लड़कियों को भाषाई और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। अर्थात प्रश्न कह रहा है कि जो लड़कियों को है, हम लोग हमारे समाज में हमेशा भाषा या कला को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित किया जाता है, अपनाने नहीं दिया जाता। ये किसका उदाहरण है? हमारे ऑप्शन है, जेंडर समानता, ऑप्शन बी जेंडर स्थिरता, ऑप्शन सी जेंडर भेदभाव, ऑप्शन डी जेंडर सशक्तिकरण। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा जेंडर भेदभाव का, ये हमारा ऑप्शन है। अर्थात जेंडर भेदभाव या जेंडर बायस जिसे हम तुम कहते हैं कि ये काम लड़कियों का है, ये काम लड़कों का है, ये सब किस में आ जाता है? जेंडर भेदभाव में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच में संबंध का सही वर्णन करता है? हमारे ऑप्शन है, भाषा विचार निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। ऑप्शन सी, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है। ऑप्शन डी, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञात्मक क्षमताएं हैं। तो ऑप्शन डी तो गलत है, क्योंकि भाषा और विचार क्या स्वतंत्र है? नहीं, ये हमारे अनुसार दोनों एक साथ काम करते हैं। जो ऑप्शन है ए फर्स्ट है कि भाषा विचार निर्धारित करते हैं, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन बी, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित किए जाते हैं, नहीं, ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ काम करते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी, भाषा और विचार के बीच में संबंध कैसा द्विदिशात्मक है, अर्थात दोनों दो दिशाओं में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना करने के लिए इनमें से क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? अर्थात असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात कर रहा है। कह रहा है कि असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग की जगह असेसमेंट ऑफ लर्निंग का प्रयोग करना, इनमें से कौन सा हमारा महत्वपूर्ण है? हमारे ऑप्शन है स्वमूल्यांकन, ऑप्शन सेकेंड सहकर्मी मूल्यांकन, ऑप्शन थर्ड गुणात्मक प्रतिक्रिया, ऑप्शन फोर मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच में तुलना। तो देखो, तुलना करने की बात आ गई, इसलिए निगेटिव टैग वर्ड है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हमारे सही कौन हो जाएंगे? क्योंकि जो असेसमेंट है फॉर लर्निंग में, जो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, ये हमारा इंफॉर्मेटिव होता है। जो NAP 2020 इंफॉर्मेटिव असेसमेंट को ज़्यादा महत्व देता है, बल्कि समेटिव असेसमेंट के मुताबिक। जो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ये कैसा होता है? समेटिव असेसमेंट होता है, जो कि हमारे NAP 2020 इतना महत्व नहीं देती। तो जो हमारे हमें ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कही रही है, अर्थात हमारा इंफॉर्मेटिव लर्निंग में क्या होता है, हम स्वयं को मूल्यांकन कर लेते हैं, जो कि स्वयं को मूल्यांकन में हमारा सहकर्मी मूल्यांकन भी आ जाता है, जो कि हमारा गुणात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारा राइट ऑप्शन हो जाएंगे, और जो फोर्थ कह रहा है वो तुलना करने की बात कह रहा है, जो कि निगेटिव है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देगी? हमारे ऑप्शन छात्रों के शारीरिक दंड, ऑप्शन बी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, ऑप्शन सी विविधता का सम्मान, ऑप्शन डी होता है मानकीकृत पाठ्यक्रम। जो मानकीकृत पाठ्यक्रम है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड से जो कैरिकुलम है, हमारा एक काफी हद तक निगेटिव पॉइंट होता है, इसलिए गलत हो जाता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, विविधताओं को सम्मान देना, ये हमारे लिए क्या होगा, समावेशन को बढ़ावा देगा, क्योंकि हम जब विविधताओं का सम्मान करेंगे तो हर टाइप के इंसानों को हम क्या करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, जो कि समावेशन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? हमारे ऑप्शन है ध्यान अवधान अक्रियाशीलता, लेखन वैकल्प, पठन वैकल्प या दृष्टि क्षति। तो ध्यान देने की जो कमी होती है वो किसके अंतर्गत आती है? ध्यान अवधान अक्रियाशीलता के अंतर्गत आ जाती है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।